हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलोक तिवारी फ्रॉम लॉ एजुकेशन। आज लॉ ऑफ क्राइम्स में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के साथ में जोड़ के पढ़ें और फिर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को हम टेकअप करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कनेक्शन कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट से है। तो लार्जली हम कह सकते हैं कि आज हम इस लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं। दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। किसी भी कंसेप्ट को बताने के पहले बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे का बेस क्या है। अगर हम कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ। इस प्रिंसिपल का, इस डॉक्ट्रिन का एक मैटर था उसमें रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। रायलैंड एक टेक्सटाइल मिल थी और उसको अपने मिल में बहुत पानी की ज़रूरत थी। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसने अपनी मिल में एक रिजर्वायर बनाया और जो फ्लेचर था उसका वहीं नीचे के एरिया में कोल माइन थी। अब जब इसने रिजर्वायर बनाया पानी की ज़रूरत के लिए, इंजीनियर्स को रिपोर्ट किया और यहाँ पर कुछ ओल्ड शाफ्ट्स थी। चूँकि ये पूरा एरिया कोल माइंस का था तो कुछ ओल्ड शाफ्ट्स थी जो कि पुरानी किसी ने कोल माइनिंग की होगी, उसने बनाई होगी, वो यहाँ पर बीच में थी जो कि मिट्टी से और दूसरी चीज़ों से भर गई थी। जब इंजीनियर्स ने इस वाटर टैंक को बनाया तो उन्होंने इसको प्लग तो किया और ये समझ के कि अब अंदर तक भरा हुआ है, कोई इस तरह का रिस्क नहीं है इसमें, और उसके बाद में उन्होंने पानी को इसमें भर दिया। और ये जो शाफ्ट्स थी असल में ये जो इसकी कोल माइन थी इनसे कहीं ना कहीं जाके जुड़ रही थी। जैसे ही पानी भरा गया ये शाफ्ट इसके प्रेशर से खुल गई और ये सारा पानी इस कोल माइन में आ गया, यानी फ्लेचर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब यहाँ पर केस दर्ज किया गया। ये बात है 1860 की। तो 1860 में चूँकि जो कॉमन लॉज होते थे इंग्लैंड के वही वर्ल्ड वाइड चलते थे, वहाँ पर ज्यूरी ने जो डिसीजन दिया, पहले इनका आर्ग्यूमेंट था फ्लेचर का कि साहब मेरा नुकसान हुआ है और इसलिए की भरपाई रायलैंड को देनी पड़ेगी। रायलैंड का कहना था कि मैंने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया है, मैंने बाकायदा इंजीनियर्स को डिप्यूट किया था और ये मेरी नॉलेज में नहीं था कि नीचे इस तरह से शाफ्ट जा रही हैं, और इंजीनियर्स ने जो केयर करनी है अपनी तरफ से की थी, इसलिए मेरा इसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 1860 के पहले जब एक केस था तब जो कॉमन लॉ था वो इस कहता था कि जिस आदमी को नुकसान होगा उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिससे नुकसान हुआ है उसका नेग्लिजेंस था। दैट मीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव फर्स्ट दैट द डिफेंडेंट हैज़ कॉज सम नेग्लिजेंस ड्यू टू विच लॉसेस इनकर्ड। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर उस लीक से हट के डिसीजन दिया गया और उस डिसीजन में कहा गया कि अगर आप अपने फैक्ट्री में, अपने घर में, अपने एरिया में कोई भी डेंजरस चीज़, कोई भी हैजार्डस चीज़ रखते हैं और वो चीज़ आपके घर से एस्केप कर जाती है, निकल जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे अगर उसके कारण किसी का कोई नुकसान होता है। तो पहली बार जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि रायलैंड एंड फ्लेचर के केस से जन्म हुआ किसका, एक प्रिंसिपल का, दैट इज़ ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें कहा गया कि अगर आप अपने एंटरप्राइज में, आप अपनी फैक्ट्री में, आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो कि डेंजरस है और जो अगर स्केप कर जाती है आपके घर से, तो उस केस में जो लॉसेज हैं आपको बियर करने पड़ेंगे। ये तो एक केस हो गया 1860 में। अब इसको हम लिंक करते हैं दिल्ली के केस से। दिल्ली के केस में क्या हुआ कि श्री राम फर्टिलाइज़र्स, फूड्स एंड फर्टिलाइज़र्स की फैक्ट्री कीर्ति नगर में थी।
ये बात 1985 की है, दिसंबर का महीना। उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से ओलियम, जो कि एक तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स की फॉर्म में वहाँ से लीक हो जाता है, और मैसिव लीक होता है। इतना लीक होता है कि 30,000 कोर्ट में एक वकील की डेथ हो जाती है और डजन्स ऑफ सिटीजन्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पर वही प्ली श्रीराम फर्टिलाइज़र ने भी ली, लेकिन इस प्ली के करने के पहले यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम मिस्टर MC मेहता के बारे में बताएं। मिस्टर MC मेहता एक एनवायरमेंटलिस्ट लॉयर हैं, और वो बहुत से मैटर्स के अंदर जहाँ पर भी इन्वायरमेंट अफेक्ट हुआ है उन्होंने PILs दाखिल की। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है उन इश्यूज़ को लेके जिससे कि जनरल पब्लिक का नुकसान होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो लीक हो गया और इतना सब चारों तरफ पैनिक फैल गया, तो मेहता साहब ने एक PIL दाखिल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में, और वहाँ उन्होंने इस बात को बड़े ही पॉइंट वाइज रखा, क्योंकि तब तक सारा रिलायंस जो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट था इसके ऊपर था। यानी कि करीब 125 साल से, चूँकि रायलॉट का जजमेंट जो था 1868 में आया था और हम 1980 की बात कर रहे हैं। 1980 में जब ये इशू इतना उठा तो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ, जिसे जस्टिस भगवती जो थे वो लीड कर रहे थे, और उसमें एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंग्लिश कॉमन लॉज थे आज से 125 साल 100 साल पहले, ज़रूरी नहीं कि आज उसको उसी तरह से पढ़ा जाए, क्योंकि इंग्लिश लॉज में जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज था, जो जजमेंट दी गई थी, वहाँ पर एक कमी भी थी। उस जजमेंट में उसने एस्केप रूट भी रखा हुआ था, यानी एक्सेप्शंस भी रखे थे इस जजमेंट में। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कहा था अगर कोई गॉड के एक्ट के कारण से अगर वो डैमेज हो जाता है, कोई दूसरे ऐसे कारण से जो कि एट्रीब्यूट नहीं करता है डिफेंडेंट के ऊपर, तो भी वो इस तरह से 4-5 उन्होंने रीजंस बताए थे कि अगर ये ग्राउंड्स आते हैं तो वहाँ पर लाइबिलिटी फिक्स नहीं होगी जिसके कारण से लॉस हुआ है। उसी ग्राउंड को लेके यहाँ पर जो श्री राम को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट्स, उन्होंने अपने बात कही कि जी जो रेनॉल्ड के केस में जजमेंट आया हुआ है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमने कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखी थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं था हमारे पार्ट पर। हर तरह के जो इसमें प्रिकॉशंस थे सब लिए गए थे, उसके बाद भी एक गैस लीक हुई, तो ये जो है एक ह्यूमन एरर कह सकते हैं, एक एक्सीडेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्टिस भगवती ने कहा कि नथिंग डूइंग, जो एक 125 साल पहले कोई लॉ अगर एग्जिस्ट करता था उस लॉ को हम नहीं मानते। आज हम एक और लॉ को लिख रहे हैं, और उस लॉ में उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह की अवस्था हो, किसी भी कारण से अगर वो चीज़ एस्केप करती है तो उस पर्टिकुलर लॉसेस को उस कंपनी को ही बियर करने पड़ेंगे। और इस जजमेंट को, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम से जाना गया और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हुआ, और आज इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन की हेल्प से कई कंट्रीज़ के में जजमेंट्स दिए जाते हैं। तो मेरा ये बताने का पर्पज़ ये था कि शुरू में ही एक कंसेप्ट क्लियर हो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, और उसके बाद में हम इस कंसेप्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम फास्ट ट्रैक पे आते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन और एंटरप्राइज इज लायबल फॉर डैमेजेस इफ कॉज्ड बाय हजार्डियस और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड विदाउट प्रूविंग नेग्लिजेंस सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डिफेंसेस और एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 3-4 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। वो एंटरप्राइज है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई हजार्डियस या नॉन नेचुरल यूज़ उसकी लैंड पर होता है, यानी कोई हजार्डियस मटेरियल स्टोर किया हुआ है या कि नॉन नेचुरल यूज़ किया गया है। यहाँ पर हजार्डियस को मैं बताना चाहूँगा कि हजार्डियस से क्या मतलब था। हजार्डियस से मतलब था कि डेंजरस थिंग्स। क्या चीज़ें हो सकती थी? लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाइब्रेशंस, पॉइजनस ट्री जैसे ये ट्री YEW, सीवेज, देन फ्लैग पोल, then explosives, then noxious fumes, rusty wires, poisonous gases,
फ्लेमेबल मटेरियल, वाइल्ड एनिमल एट्सेट्रा। इन डेंजरस या इसको हजार्डियस थिंग्स कहा गया था। तो पहली चीज़ तो ये बात आ गई। दूसरा कंसेप्ट है नॉन नेचुरल यूज़। नॉन नेचुरल यूज़ से मतलब क्या है? अगर मैं अपने प्लॉट पे इतना पानी का अरेंजमेंट करता हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो नेचुरल यूज़ है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर एक बड़ा टैंक बनाता हूँ, एक बड़ा रिजर्वायर बनाता हूँ और उसको यूज़ करता हूँ, तो नॉन नेचुरल यूज़ है। यानी कि उसका यूज़ असल में उस पर्पज़ के लिए नहीं है, कर रहा हूँ तो मैं अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, एंटरप्राइज़ के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में उसको नॉन नेचुरल यूज़ की कैटेगरी में डाला जाता है। तो अगर कोई भी एंटरप्राइज़ कोई हजार्डियस मटेरियल अपने यहाँ रखता है, स्टोर करता है, या उसका नॉन नेचुरल यूज़ करता है, ऐसे केस में उसको नेग्लिजेंस की बात यहाँ प्रूव नहीं करनी है। अगर उससे कोई नुकसान हो जाता है किसी का, तो नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, इससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डिफेंस एंड एक्सेप्शन। बस इसके आगे बस ये जोड़ दिया उन्होंने कि अगर कोई ऐसा लॉस होता है, कोई चीज़ स्केप करती है आपकी लैंड से, तो ऐसे केस में कुछ सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस में से अगर कोई रीज़न एट्रीब्यूट हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी 100% है, चाहे आपके नेग्लिजेंस से हुआ है एक्ट, चाहे नेग्लिजेंस से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक ये डेफिनेशन आ गई। अब यही डेफिनेशन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होती है? A person or an enterprise has absolute liability for hazardous or inherently dangerous activities with zero defense or exception। यहाँ पर एक्सेप्शन की गुंजाइश नहीं है, यहाँ जीरो डिफेंस है। यानी कि अगर वो आपके लैंड पे कोई ऐसा अपने अननेचुरल उसका यूज़ कर रहे हैं या फिर उसमें हजार्डियस या डेंजरस चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर वो किसी का नुकसान करती हैं तो उसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी आपकी होगी, आपके पास एस्केप रूट नहीं है। अब इसको हम अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इट एट्रीब्यूट्स क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए पर्सन for unintended consequences or the acts of conspirators, associates based on their participation or on a person's constructive intent, joint criminal enterprise or common intent। यहाँ पर इस बात को कहा गया है कि अगर कुछ ग्रुप के लोग, कुछ लोग किसी ग्रुप में एसोसिएट होते हैं किसी कॉमन कॉज के लिए, किसी कॉमन इंटेंशन के साथ में, उस ग्रुप ने अगर किसी एक व्यक्ति ने भी कोई गलती की या कोई ऐसा क्राइम कमिट किया, तो ये एट्रीब्यूट होगा ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो इसको यहाँ पर कहा गया है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। यानी किया तो ए ने है, लेकिन ABCDEFG अगर उस ग्रुप के पार्ट हैं, तो BCDEFG इनके ऊपर भी वो लायबिलिटी कंस्ट्रक्टिवली पहुँचेगी, यानी कंस्ट्रक्ट करके उनके ऊपर लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी उस मैटर में होती है जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, किसी एक कॉज के लिए, एक कॉमन इंटेंशन के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में उनसे कोई गलती होती है, किसी व्यक्ति से कोई नुकसान करता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग पहले से है कि ऐसा हम करेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर सबके ऊपर लायबिलिटी फिक्स होती है। अब सेकेंड आस्पेक्ट आता है, जो तो डेफिनेशन थी, फॉल्ट रिक्वायरमेंट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नेग्लिजेंस और नो फॉल्ट, यानी कोई नेग्लिजेंस की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ चूंकि आपकी लैंड में वो यूज़ हो रहा था, वो मटेरियल स्टोर था, वहाँ से अगर वो निकला है, अगर गैस है, अगर गैस वो डेंजरस है, पॉइजनस है, अगर आपके फैक्ट्री से निकलती है, तो उसमें किसी की नेग्लिजेंस है चाहे कि नहीं है, चाहे फॉल्ट है नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। वही एब्सोल्यूट के केस में भी है कि नो फॉल्ट और नेग्लिजेंस रिक्वायर्ड। लेकिन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में अगर आते हैं तो आप देखेंगे एक बात कि नो डायरेक्ट इंटेंट रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट, इंटेंट इज़ लीगली कंस्ट्रक्टेड और इम्प्यूटेड फ्रॉम बिहेवियर और एसोसिएशन। कोई डायरेक्ट इंटेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर वो ग्रुप किसी ऐसे काउज के लिए जा रहा है, कोई एजिटेशन कर रहा है कहीं, और उसमें किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की गाड़ी टूट जाती है, किसी को इंजरी आ जाती है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास में डायरेक्ट इंटेंट हो कि मेरे को इसकी ही गाड़ी तोड़नी थी या इसी व्यक्ति को मुझे मारना था। चूँकि आप वहाँ पर उस मूड में जा रहे हो, आप अपनी बात को मनवाने के लिए वायलेंट हो रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंडिविजुअल इंटेंशन की ज़रूरत नहीं कि मुझे इस गाड़ी को तोड़ना था कि नहीं तोड़ना था, क्योंकि आपका जो एक्शन है, जो प्लान है, वो कॉमन इंटेंट की तरफ है, आपके कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ है। थर्ड पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफेंस और एक्सेप्शन। हाँ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में आपको पता है कि अवेलेबिलिटी है, आप डिफेंस ले सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट और किसी एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर।
ये 4 कंडीशंस इन्होंने बताई हैं। कोई गॉड का एक्ट हो गया, कहीं आंधी तूफान आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो कहेंगे साहब इस कारण से हुआ है, ठीक है, ये टंकी इसलिए गिर गई चूँकि अर्थक्वेक था, उस वाइब्रेशंस में गिर गई। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मतलब होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, उसकी बाकायदा हमने परमिशन ली हुई है। अगर मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कहीं पर कोई टैंक बना रहा है, वो टैंक को बाकायदा परमिशन लेके बनाया, या कहीं से कोई पाइपलाइन ले जा रहा है, परमिशन से लेके बनाया हुआ है, और उसमें कोई डैमेज हो जाता है, उसमें बस्ट हो जाता है, पानी भर जाता है लोगों के घरों में कहीं, उससे जो नुकसान होता है वो कहेंगे चूँकि अथॉरिटी के परमिशन से काम किया था इसलिए ये एक्सेप्शन है। उसी तरह कह दिया प्लेंटिफ का ओन फॉल्ट हो, प्लेंटिफ जो जिसका नुकसान हुआ है उसका खुद का कोई फॉल्ट हो उसके अंदर, तो भी उसको एक्सेप्शन मिलेगी अदरवाइज़ को। और एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, कोई घर में कोई घुस के कोई गलत इंटेंशन के साथ में कोई ऐसा काम कर जाता है कि चीज़ को तोड़ फोड़ जाता है जिससे कि दूसरे थर्ड पार्टी पड़ोसी का नुकसान हो जाता है। क्योंकि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस थी, मेरा डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए जो है वहाँ पर भी उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा। इस तरह से इसमें एबिलिबिलिटी और डिफेंस और एक्सेप्शंस हैं। लेकिन अगर आप आएंगे इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, तो एंटरप्राइज इज स्ट्रिक्टली एंड अनकंडीशनली लायबल इफ़ हार्म्स ऑकर। अर्थक्वेक आ जाए, कोई दूसरा कैलेमिटी आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, कोई भी रीज़न है, कोई स्ट्रेंजर आके उसको सैबोटेज कर जाए, कोई भी रीज़न है, उसका प्लेंटिव का खुद का ही कोई फॉल्ट हो जाए, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस के अंदर ये कहा जाता है कि टोटल एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, चूँकि वो डेंजरस चीज़ आपने स्टोर करके रखी थी, अपने कमर्शियल पर्पज़ से ले रखी थी, अपने गेंस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए रखी थी। तो यहाँ पर एक ज़रूरी बात आ जाती है कि इसमें उस एंटरप्राइज़ की स्ट्रिक्टली अनकंडीशनल लायबिलिटी फिक्स होती है। और यहाँ पर क्या आता है, अगर हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ भी हम यस कहेंगे। क्यों? एक्टिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉमन इंटेंट, लैक ऑफ एक्टिव पार्टीशन एंड अनएक्सपेक्टेड डेविएशन। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के अगर उसमें जो ग्रुप है ABCDEFG का, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, कोई प्रॉपर्टी तोड़ेंगे नहीं, हम अपनी तरह से कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई वन ऑफ द बी इस काम को करता है तो बाकी जो बी के अलावा लोग हैं वो उसके लिए लायबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ऐसा उनकी इंटेंट नहीं थी, कॉमन इंटेंट में नहीं था वो बात। या फिर इसके बाद में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है वो इस तरह से है कि आप पूरे के पूरे ग्रुप के साथ जा रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ही माना जाएगा वहाँ पर। और तीसरा अनएक्सपेक्टेड डेविएशन, यानी कि आगे जाके 3 लोगों ने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और आगे 8 लोग कुछ और कह रहे हैं, तो वो डेविएशन अगर किसी ने किया 3 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे हल्का सा एक एस्केप पॉइंट है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर कॉमन कॉज अगर है और उसके लिए कोई चीज़ की गई है और कोई डेविएशन नहीं है, सबने मिलकर इस बात को डिसाइड किया था, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहेगी। देन आता है रिक्वायरमेंट ऑफ एस्केप, यानी एस्केप करने की रिक्वायरमेंट है क्या इसमें मिल सकता है, इसमें यस। द डेंजरस थिंग मस्ट एस्केप फ्रॉम डिफेंडेंट्स लैंड टू एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा है कि अगर मेरे प्रॉपर्टी के अंदर वो गैस है और कोई वहाँ पर अंदर घुस के आता है और उसको कुछ हार्म हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंडेंट की नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी है जबकि डिफेंडेंट के यहाँ से वो पर्टिकुलर डेंजरस चीज़ बाहर निकल जाए, एस्केप करे वहाँ से। लेकिन जो हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करते हैं तो उसने कहा नहीं, लायबिलिटी अप्लाइज वेदर द हजार्ड escapes outside the premises और injures someone inside। किसी को इंजरी करता है, वो उसके अंदर आ गया आदमी और आके वहाँ पर वो इंजर्ड हो जाता है, तो भी यहाँ पे लायबिलिटी फिक्स होगी, क्योंकि ये अब तुम्हारी लायबिलिटी है, कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर जगह पर एंट्री ना करे जो कि आपने डेंजर जोन है आपका। अगर कोई आ जाता है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट है, किसी भी तरह भी आप एस्केप नहीं कर सकते इससे। अब इसके अंदर नो, इसमें भी नो है। इररेलेवेंट डिपेंड्स इंस्टेड ऑन शेयर्ड कॉमन पर्पस और स्टैट्यूटरी इम्प्यूटेशन, यानी कि जैसे हमारी एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में ऐसा था कि वो एस्केप नहीं, जो एस्केप वाली बात नहीं है यहाँ पर यह है कि अगर आप उस पर्पस से जा रहे हैं और उसमें किसी भी तरह का इस तरह का कोई एक्सीडेंट, किसी तरह का कोई आप एक्शन लेते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचता है, इनकन्वीनियंस होता है, वायलेंस होती है, तोड़फोड़ होती है, तो उसके लिए आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन लीगल डोमेन, जितने भी मैटर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के होते हैं प्राइमरीली जो है सिविल लॉ में आते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कवर होते हैं। और प्राइमरीली जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है वैसे तो ये सिविल लॉ में आते हैं, जिसमें कि एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल लॉ में, एंड क्रिमिनल लॉ ओनली व्हेन क्रिमिनल एक्ट
प्रूव्स, कोई क्रिमिनल एक्ट प्रूव हो जाए, आप कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव को रख रहे हैं जिसको कि आपको अलाउ नहीं रखना, तो ऐसा कुछ अगर एक्ट प्रूव हो जाता है आपका, तो ऐसे केस के अंदर आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी भी इसमें बनेगी। अदरवाइज सिविल लायबिलिटी जो कि इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर आते हैं। इसमें क्रिमिनल लॉ ही एप्लीकेबल होगा जब हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करते हैं। जॉइंट लायबिलिटी, फेलोन, मर्डर एंड कॉरपोरेट लॉ एप्लीकेबल होगा। इसमें विकैरियस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी आएगा। और जैसे हम अगर सेक्शंस में जाएंगे तो बीएनएस का सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 और सेक्शंस 190, और अगर आईपीसी में जाएंगे तो सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149, ये 2 सेक्शंस में एप्लीकेबल होंगे। जब हम कॉमन इंटेंट, कॉमन ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को दोबारा वहाँ करेंगे तब उनको हम डिटेल में जाके आपको बताएंगे। यहाँ इनके 3 के कंपैरिजन में है कि ये सिविल लॉ में आएगा, ये सिविल में आएगा, क्रिमिनल में केवल रेयर केस में आएगा, वो क्रिमिनल लॉ का ही पार्ट है और वहीं पर उसको हैंडल किया जाएगा। अब आता है की केस लॉ। की केस लॉ में रेनॉल्ड का केस जो है, अभी हमने रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर का 1868 का अभी हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ये वही केस है जिससे कि हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, चूँकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो जन्म है वो इसी केस से हुआ था। तो क्या कहते हैं कि द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इस्टेब्लिश्ड इन अबव मैटर इज़ नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है। अ डिफेंडेंट कैन एस्केप लायबिलिटी बाय प्रूविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 ट्रेडिशनल डिफेंसेस। जो 5 ट्रेडिशनल डिफेंसेस हैं उनको यहाँ पर हमने अलग से इन्यूमरेट किया है कि कौन से उसके एस्केप रूट क्या है, उसमें एक्सेप्शंस क्या हैं। तो 5 रीजंस हैं। फर्स्ट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई गॉड का एक्ट है, यानी जैसे अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, अर्थक्वेक, लाइटनिंग स्ट्राइक, इसके कारण से अगर कोई डैमेज होता है किसी प्रॉपर्टी पर और कॉन्सिक्वेंटली किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिफेंडेंट को यहाँ पे उसे रिलीफ दिया जाएगा, उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में एक एक्ट ऑफ गॉड में एक केस लॉ है। केस लॉ क्या है? निकोलस वर्सेस मार्सलैंड 1876 का। देखिए, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी आपकी ये डॉक्ट्रिन्स आती हैं, इनको सबको तभी आप बेटर मार्क्स ले सकते हैं जब केस लॉ के साथ में एक्सप्लेन करें। अगर आप एब्सोल्यूट लायबिलिटी को एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1987 के केस लॉ के साथ मेंशन करेंगे तब इसमें इम्पैक्ट आएगा और इसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर के केस को 1868 को अगर आप मेंशन करेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह से जब आप कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के मैटर में आएंगे तो वहाँ पर आप अगर आर वर्सेस जोगी और बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, इनके केसेस को या इनके तरह के और दूसरे और केसेस को वहाँ पर केस लॉ का मेंशन करेंगे, क्योंकि इनका जन्म जो है वो किसी एक्ट से नहीं हुआ है, किसी स्टैट्यूट से नहीं हुआ है, इनका जन्म केस लॉज से हुआ है। इनका जन्म जुडिशरी ने किया है, अपने जजमेंट्स के अंदर इस तरह के कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल्स को निकाला है। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड जब हम कहते हैं कि स्केप्स के 5 है, तो ऐसा कोई किताब नहीं लिखी गई जिसमें कहा कि साहब ये 5 रीजंस होंगे तो आपको जो है वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। वो डिफरेंट जजेस ने डिफरेंट अपने केस लॉज के अंदर उसको निकाला है। फिर उसके बाद जब जुरिस्प्रूडेंस में आते हैं, जुरिस्ट जो होते हैं, उन्होंने फिर उसको स्टडी किया और कहा कि अच्छा ये 5 रीजंस हैं जो कि एट्रीब्यूट हो सकते हैं किसी डिफेंडेंट को बचाने के लिए। तो पहला जैसे उन्होंने बताया एक्ट ऑफ गॉड, इसमें क्या है? निकोलस वर्सेस मार्सलैंड 1876। इस केस में क्या हुआ था कि जो निकोलस हैं, इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक तैयार की हुई थी। जब आर्टिफिशियल लेक तैयार की है, उस लेक में बहुत एक टाइम आया कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ, जो कि वंस इन ए लाइफ टाइम होता है, इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ, जिससे कि वो लेक टूट गई और उसका जो पानी है वो मार्सलैंड के लैंड में चला गया, जिससे कि उनको वहाँ पर नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक ब्रिज बन रहा था, उस ब्रिज को डैमेज हुआ। तो यहाँ पर निकोलस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। उन्होंने कहा इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। तो इस जजमेंट के अंदर वो वन ऑफ द एक्सेप्शन इवॉल्व हुआ। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इवॉल्व हुई आपके रायलैंड के मैटर के अंदर, इसी तरह से जो एक्ट ऑफ गॉड है वो निकोलस वाले मैटर के अंदर इवॉल्व हुआ। सेकंड है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर है ऑन हुम डिफेंडेंट हैज़ नो कंट्रोल। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो मेरा एम्प्लॉई नहीं है, वो कहीं से आता है और इस एक्टिविटी को करके चला जाता है, जिससे कि नुकसान हो जाता है। तो इस केस को किस में किया गया?
इसका कहा गया रिकार्ड्स वर्सेस लोथियान 1913 का मैटर है। तो रिकार्ड्स वर्सेस लोथियान के मैटर के अंदर क्या हुआ था कि थर्ड पार्टी ने आके एक जो पानी का नल होता है उसके वहाँ पर जो उसका ड्रेनेज जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम को प्लग कर दिया। जैसे एक सिंक है, सिंक के ड्रेनेज सिस्टम को प्लग कर दिया, जिससे कि जो और नल खोल दिया, तो सारा जो पानी था वो ओवरफ्लो करता हुआ स्पिल हुआ स्किन सिंक से और नीचे जो पूरे घर में फैल गया, एक जगह इकट्ठा होता रहा है। उससे क्या हुआ कि काफ़ी टाइम तक जब रेगुलर चलता रहा तो नीचे वाले जो फ्लोर में जो रहते थे उनके वहाँ लीकेज और सीपेज वो सब डेवलप हो गई। तो यहाँ पर भी ये कहा गया कि चूँकि थर्ड पर्सन ने करके गया है, इसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो डिफेंडेंट है, इसलिए इनको यहाँ पे इसका फ़ायदा दिया गया। और ये एक नई चीज़ बन गई कि एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी को भी हम एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आया प्लेंटिफ ओन्स डिफ़ॉल्ट। प्लेंटिफ का अपना खुद का अगर डिफ़ॉल्ट है तो ऐसे केस के अंदर भी उसको फ़ायदा मिलेगा डिफेंडेंट को। और ये किस मैटर में आया? पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स, पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स 1894 में। इसमें क्या था कि नोक्स जो कि डिफेंडेंट हैं और पॉन्टिंग जो है वो इसमें प्लेंटिफ हैं जिन्होंने की शिकायत की थी। पॉन्टिंग का अपना घोड़ा था और उसके पड़ोस वाले घर में जिसमें नोक्स रहते थे उन्होंने एक ई करके एक पॉइजनस ट्री को उगाया था। उस ट्री के जो पत्ते थे वो उन्हीं के विसिनिटी में थे, वो उनके बगल वाले घर में यानी पॉन्टिंग के घर में वो पत्ते नहीं जा रहे थे, टहनियाँ वहाँ नहीं जा रही थी, टहनियाँ यहीं पर ही थी। लेकिन उनके घोड़े ने अपनी गर्दन उठा के और उस बाउंड्री को पार करके वहाँ से उन पत्तों को खा लिया, जिससे कि उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस डिफेंडेंट के फेवर में इसलिए दिया जजमेंट, उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है इनकी जो भी पॉइजनस चीज़ थी वो एस्केप नहीं कर रही है, मतलब वो यहाँ से भागी नहीं है, वो अपनी जगह खड़ी हुई है। तो ऐसे केस के अंदर चूंकि एफर्ट घोड़े ने किया था और बाउंड्री पार करके अपने सर को उठा के उधर आके पत्ता खाया था, इसलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नोक्स की नहीं हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो था जिसमें कहा था प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट, कि यहाँ पर वो घोड़ा या घोड़े के मालिक से कहा भाई आपका घोड़ा खुद डिफ़ॉल्ट पे था। अगर इसी के अपोजिट लिया जाए, अगर मान लीजिए कि उनका पेड़ इतना बड़ा हो गया था कि उसकी टहनियाँ जो हैं वो मिस्टर पॉन्टिंग के कंपाउंड में लटकने लगती और वहाँ पर अगर उस घोड़ा को खाता तो वहाँ पे ये उनको एस्केप का नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसकी जो डेंजरस चीज़ है वो एस्केप करी उसकी बाउंड्री से, उसकी प्रेमाइसिस से, और दूसरे के प्रेमाइसिस में गई है। इस कारण से वहाँ पर उसे ये एस्केप रूट नहीं मिल सकता था। अब इसके बाद है कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ की कंसेंट हो, जिसको हम लोग जो लैटिन में कहते हैं वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया। वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया मतलब अगर आपकी खुद की कंसेंट है तो तब कोई नुकसान होता है तो उसमें आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। जैसे इसमें जो केस लॉ है वो कार स्टेयर्स वर्सेस टेलर है 1871 का। अब कार स्टेयर वर्सेस टेलर में इस मैटर में क्या था? इस मैटर में था कि जो कार स्टेयर्स है उन्होंने ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया था और दूसरे पर्सन हैं टेलर, इन्होंने क्या किया था कि कार स्टेयर्स ने टेलर के यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया था और उसमें अपना सामान रख रहे थे, यानी उसे स्टोरेज के पर्पज़ से, वेयर हाउस के पर्पज़ से यूज़ कर रहे थे। छत के ऊपर एक वाटर टैंक था और वो जो वाटर टैंक था उसमें दोनों लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पर क्या था कि जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं आप भी उस वाटर टैंक का पानी यूज़ कर रहे हैं। चूहों ने कुछ उसमें ऐसी कटौती करी या फिर कुछ ऐसा कुछ नुकसान पहुँचाया जिसके कारण से कि उस पानी का लीकेज हुआ और उसमें जो ग्राउंड फ्लोर पर इनका सामान रखा था वेयर हाउस में वो डैमेज हो गया। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो पर्टिकुलर चीज़ है उसका बेनिफिट दोनों लोग उठा रहे हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बताया कि स्टेयर केस की, कार स्टेयर्स की नहीं बनती है। अब इसके बाद में आया लास्ट वन, ऑथराइज्ड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कीप डेंजरस सब्सटेंस। इसमें ग्रीन वर्सेस चेलेसा था, वाटर वर्क्स कंपनी 1894। ग्रीन वर्सेस चेलेसा वाटर वर्क्स कंपनी 1894। इस केस में क्या था कि जो चेलेसा वाटर वर्क्स कंपनी है उसको एक पाइपलाइन डालने का, राइजिंग मेन का काम मिला था और उसमें चूँकि डैमेज हो गया और पानी बह गया जिसके कारण से मिस्टर ग्रीन जो हैं इनकी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि चूँकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के साथ में मिलके उनकी परमिशन से कोई काम किया गया है, अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी चेलेसा की, इनकी कंपनी की नहीं फिक्स की जा सकती। इस तरह से हमने देखा कि एस्केप के जो कारण थे वो डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर आए
और फिर यहाँ पर आ गए। आज भी अगर कोई नया जजमेंट आ जाएगा, कोई नया एस्केप का रूट बना देंगे तो वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। इसका मतलब विदाउट जजमेंट्स आप इस सब्जेक्ट को मत पढ़िए। जजमेंट्स लीजिए, जजमेंट्स को पढ़िए, जजमेंट्स इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके बारे में 2 लाइन आप लिख सकते हैं। एक तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो काफ़ी कुछ आप उसमें कवर कर सकते हैं, लेकिन मोटी जो मुद्दे की बातें हैं वो ज़रूर उसमें आप मेंशन करिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं जहाँ MC मेहता साहब के केस को हमने स्टडी किया। उसमें बताया मेन गाइडलाइंस क्या थी कि ओलियम गैस लीक था, 1985 में हुआ था, PIL अंडर आर्टिकल 32 डाली गई थी और 1987 जजमेंट आया था। तो ऐसे केस के अंदर 1987 जजमेंट आया था। तो माइलस्टोन इन ये इन्वायरमेंटल लॉ में ये माइलस्टोन जजमेंट है हमारा, जिसमें कि इन्होंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी फिक्स की है और ये आज तक बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है। जब भी दिल्ली में एटमॉस्फेयर ख़राब होता है तो इसका यूज़ करके बहुत पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर। डिसाइडेड बाय 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस PN भगवती एंड द जजमेंट पायनियर्ड द, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी ग्लोबली इसको जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जैसे वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, इट इज़ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एंड कोर्ट हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया उस लैंग्वेज को समझ लेते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट एनी एंटरप्राइज engaged in an inherently dangerous or hazardous industry owes an absolute and non-delegable duty to the community. If a hazard escapes and caused harm, the enterprise is unconditionally liable. It cannot claim any defenses or exceptions. कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। अगर उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज ने कोई भी इनहेरेंटली डेंजरस और हजार्डियस इंडस्ट्री वहाँ पर रखी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल, किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता था। मेरा सुपरवाइज़र इसका फॉल्ट था, ये जनरल मैनेजर बनाया, इस जनरल मैनेजर का फॉल्ट था, ये मेरी एजेंसी इसलिए रखी थी कि वो इस तरह की कोई इवेंट ना हो, ये सब नथिंग डूइंग, कंपनी को ही फेस करना पड़ेगा। तो उस कंपनी को कोई भी हार्म होता है तो उस एंटरप्राइज को अनकंडीशनली लायबल, इट कैन नॉट क्लेम एनी डिफेंसेस और एक्सेप्शन। ये जो 5 सो कॉल्ड एक्सेप्शंस बताए गए हैं इनकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकती है। अब इसके बाद में क्या किया, इसी जजमेंट के अंदर कुछ पॉइंट निकाले गए। नो एस्केप रिक्वायरमेंट, कोई भी एस्केप रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। डीप पॉकेट प्रिंसिपल, डीप पॉकेट प्रिंसिपल क्या बोला, जजमेंट में लिखा है कंपनी जितनी बड़ी होगी उससे उतना ही बड़ा लॉस लिया जाएगा, कंपनसेशन लिया जाएगा। तो ये जो आया डीप पॉकेट प्रिंसिपल, ये भी एक नई बात इस पर्टिकुलर जजमेंट में आई। इसके अलावा इस जजमेंट के बेस पे ही इसमें एनवायरमेंटल सेफ्टी वाज लिंक्ड टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को यहाँ पर ऐड किया गया, इसको कनेक्ट किया गया जजमेंट से कि एनवायरनमेंट क्लीन रहे और एनवायरनमेंट में कोई इस तरह के हजार्डियस चीज़ ना एंटर करे जिससे कि लोगों की लाइफ को या लोगों की क्वालिटी ऑफ हेल्थ को फ़र्क पड़े, ये भी इससे लिंक किया गया। इसके बाद क्या किया गया कि द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस केस हैविली इन्फ्लुएंस्ड। तो इसमें जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल इसके अंदर जो लेड डाउन किए गए थे उसके कारण से जो ड्राफ्ट किया गया था, पासिंग किया गया था, कौन सा बिल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एंड द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, इसमें काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस रहा था। ये 1986 में जो जजमेंट पास किया गया था इसके कंपोनेंट्स को उसमें लिया गया था। और इसमें जैसे लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि इसमें था कि जो इमीडिएट रिलीफ देना होगा, इंश्योरेंस फॉर वर्कर्स इन हैजार्डियस प्लांट में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा इमीडिएटली। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन भी आगे आपको बताइए। यहाँ पर मोटे से पॉइंट कौन कौन से थे जो इस केस में, श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइज़र था इंडस्ट्री, कीर्तिनगर दिल्ली में, पॉपुलेटेड एरिया है ये। दिसंबर 4 और 6 को ये इवेंट हुआ और मैसिव लीकेज हुई टॉक्सिक एल्यूमिनियम गैस की, जो कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसमें एक एडवोकेट की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई 30,000 के कोर्ट के, और हॉस्पिटलाइज किए गए डजन्स ऑफ सिटीजन्स को। इसमें 20 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिलाया गया था और इसके अलावा और भी कई चीज़ें बताई गई थी कुछ कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो ऐसा जो प्रिंसिपल हमारे सामने आया, ये 2 तरह के प्रिंसिपल्स को हमने हर तरह से स्टडी किया। केस लॉ से कैसे आया, क्या इसका लिंक था और कौन कौन से इसके मेजर पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर स्टडी किया गया।
और इस वाले केस में जैसा हमने बताया था कि क्रिमिनल का जब हम कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को स्टडी करेंगे तो आर वर्सेस जोगी एंड बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात मैं नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, कई बार जजमेंट्स में आर वर्सेस समथिंग, तो यहाँ जो आर है ये लैटिन में किंग और क्वीन को रिप्रेजेंट करता है। लैटिन में जो रेक्स है वो किंग के नाम के आगे है, किंग को लैटिन में रेक्स कहते हैं और रेजिना कहते हैं क्वीन को, रेगिना इज क्वीन। यानी स्टेट और क्राउन के लिए जब भी आर आ जाए, आर वर्सेस मतलब क्राउन, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, तो यहाँ पर उस राजा का नाम तो लिखा नहीं जाएगा, उस समय तो राजा होते थे, रानी होती थी, उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, उसी आर लिखा जाता था, क्योंकि आर स्टैंड्स फॉर रेक्स और रेगिना, दैट मीन्स किंग और क्वीन। तो अब स्टेट और क्राउन की तरह, तो कई बार आप इस तरह के जजमेंट्स देखेंगे तो उसको आप समझ लीजिएगा आर से क्या मतलब है। आर इज़ नॉट ए पर्सन, इट इज़ द स्टेट, इट इज़ द क्राउन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे कंसेप्ट को करने के बाद में हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंपैरिजन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को हमने जस्ट एक डेफिनेशन पार्ट को और कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में जाएंगे, जब हम सेक्शन पुराने सेक्शन 34 और सेक्शन 149 को, जो कि अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 और सेक्शन 190 है बीएनएस में, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम उस समय देखते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये हमारा जो लेक्चर है ये लॉ ऑफ क्राइम्स पर है। इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके ऊपर लेक्चर्स बने हैं और उनको हमने अपलोड किया हुआ है, और आप जो है उसमें यूट्यूब पर जाइए, लॉ एजुकेशन चैनल में आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1, देन टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके ऊपर भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे और उनको आप देखिए, आप डेफिनेटली पाएंगे कि दे आर हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।